हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू लॉ जो है वो एक पर्सनल लॉ है, और हिंदू जो पर्सनल लॉ है वो हमने तैयार कैसे किया है। वो जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर, जो हिंदू रिलीजन के अंदर जितने भी कस्टम्स वगैरह चलते आ रहे थे और उनको हमने कॉडिफाई कर दिया, तो हमने अलग अलग से लॉज बना लिए हैं उनको। तो जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में वैसे 4 मेजर लॉज है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ये सभी लॉज हम इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद हिंदू मैरिज एक्ट। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें इन टोटल 30 सेक्शंस, ठीक है। और हिंदू मैरिज एक्ट डील कैसे कर रहा है, किस चीज से कर रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज के बीच में मैरिज कैसे परफॉर्म की जा सकती है, किन किन हिंदूज में मैरिज की जा सकती है, हिंदू कौन होते हैं, और अगर वो मैरिज कर रहे हैं, मैरिज के बाद उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, और स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं उनके आपस में एक दूसरे के प्रति क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट डील कर रहा है। फाइन। हिंदू मैरिज एक्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 30 सेक्शंस हैं। इसकी एनेक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट सेम है, दैट इज 18th ऑफ मई 1955, ठीक है। और ये एक्ट क्यों बनाया गया? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। जो मैं बात आपको बता चुकी हूँ कि हिंदूज में मैरिज कैसे होगी, और मैरिज के रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का प्रॉपर नेम क्या है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। यहाँ पे इस पे लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये चीज अभी रिपील हो चुकी है 2019 की अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरी चीज और है, applies also to Hindus domiciled in the territory to which this act extend who are outside the said territories। मतलब कि इंडिया के जिन पार्ट्स में हिंदू लॉ अप्लाई होता है, मतलब अब तो होल ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। अगर कोई इंडियन अभी इंडिया से बाहर जाके रह रहा है तो ऐसे केस में उस इंडियन पे भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए एनआरआईज हैं, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि हिंदू मैरिज एक्ट में आगे हम पढ़ेंगे कि मोनोगेमी का रूल दिया हुआ है, तो कोई इंडियन एनआरआई, स्पेशली हिंदू एनआरआई, फॉरेन कंट्री में जाके बाइगेमी नहीं कमिट कर सकता। तो ये सिस्टम है, ठीक है। और सेक्शन 2 डील कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। इसमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है? इसमें हिंदू की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। तो द एक्ट अप्लाइज टू एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा? हिंदूज पे। अब हिंदू की एक तरीके से ये डेफिनेशन है। ये क्या कह रहा है? टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू कौन कौन होता है? जो बाय रिलीजन है या इसकी कोई डेवलपमेंट्स हैं, चाहे विशर्बा है, लिंगायत है, या फिर ब्रह्मो प्रार्थना या आर्य समाज है, वे सब, चाहे वो ऐसे कोई पर्सन ऐसे गए मैं तो आर्य समाज हूं, दैट मीन्स ही इज हिंदू, ठीक है। या जो भी पर्सन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, वो भी हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। और थर्ड है टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्सटेंड्स हु इज नॉट मुस्लिम। अब अगर कोई पर्सन, हमें पता है कि वो मुस्लिम नहीं है, इंडिया में रह रहा है, ठीक है, जहां पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब पूरे ऑफ इंडिया में, लेकिन वो पर्सन का पता है कि वो श्योरली मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है,
तब वो पर्सन को हम क्या कंसीडर करेंगे, हम हिंदू कंसीडर करेंगे, unless it is proved that such person would not have been governed by the Hindu law or by custom or uses as part of that law in respect of the matter dealt। मतलब अगर स्पेसिफिकली कहीं से ये पता लग जाए भी उस पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, प्लस वो ये नहीं है, तब तो वो हिंदू नहीं है। अदरवाइज अगर ये प्रूव हो गया कि दैट पर्सन इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, तब हम उसको हिंदू ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर जो भी पर्सन हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं चाहे लेजिटिमेट हैं चाहे इलेजिटिमेट है, ठीक है, उनके दोनों पेरेंट्स ही हिंदू या बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, तो वो सारे उनके बच्चे भी क्या होंगे, हिंदू। बट अगर कोई पर्सन एक पेरेंट्स में से एक पेरेंट हिंदू है, मतलब हिंदू या उसकी जो भी हमने और फॉर्म्स या डेवलपमेंट्स देखी हैं, या फिर जो बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, अगर वो उनमें से कोई भी है एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट किसी और रिलीजन से डील विद कर रहा है, ठीक है, रिलेट कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, चाहे ज्यू है, लेकिन अगर वो पर्सन की ब्रॉट अप एज हिंदू हुई है तो वो पर्सन भी हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। या फिर जो भी पर्सन कन्वर्ट है या रिकन्वर्ट है टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म, तो उस पर्सन को हम हिंदू कंसीडर करेंगे। अब मैंने कहा होल ऑफ इंडिया में बात कर रही थी, लेकिन ये एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऑफिशियल गजट में इसको मेंशन कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज वो पर्सन शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। इसमें हम हिंदू वो उस पर्सन को भी कंसीडर करेंगे चाहे वो पर्सन हिंदू नहीं है बाय रिलीजन, लेकिन उस पे इस एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं। तो मतलब जैसे अब सिक्स कह दें तो जो सिक्स हैं वो भी मोनोगेमी का उनको रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो बाइगेमी कमिट कर सकते हैं, मतलब कि चाहे हम वो हिंदू नहीं है लेकिन उनपे क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो रहा है तो वहां पे उनपे भी इस एक्ट की सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। फाइन। सेक्शन 3 डील कर रहा है डेफिनेशन क्लोज के साथ। हम इसमें से सारी की सारी डेफिनेशंस नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम या तो उनको एक बार थॉरली देख लेते हैं। ठीक है। और बाकी को थोड़ा सा ब्रीफली सा देख लेते हैं। जो कस्टम और यूसेस हैं उन वो क्या होते हैं, जो भी कॉन्टिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं लॉन्ग टाइम से, उन्होंने फोर्स ऑफ लॉ को ऑब्टेन कर लिया है हिंदूज में, चाहे किसी लोकल एरिया में, चाहे ट्राइब में, कम्युनिटी में, तो वो चीज क्या बन गई, कस्टम बन गई। लेकिन वो रूल सर्टन होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है प्री के लिए, बनता ही बनता है। ठीक है। पहली चीज तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है फोर्स ऑफ लॉ कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व पे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है तकरीबन इस चीज पे कि वो सर्टन अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कस्टम एक पर्टिकुलर फैमिली तक ही सीमित है, लेकिन वो उस फैमिली द्वारा डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे ओरिजिनल सिविल कोर्ट की बात करते होते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फुल ब्लड, यूट्राइन ब्लड, हाफ ब्लड। ठीक है। फुल ब्लड और हाफ ब्लड सेक्शन 3 क्लोज सी में दिए गए हैं। फुल ब्लड कौन से होते हैं, जिसमें एक बच्चे के पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा सेम होते हैं,
वो फुल ब्लड होते हैं। और हाफ ब्लड कौन से होते हैं? जिसमें बच्चों के पापा सेम होते हैं लेकिन मम्मियां अलग अलग होती हैं, तो वो क्या होते हैं? हाफ ब्लड। और यूट्रन ब्लड कौन से बच्चे होते हैं? जिनके पापा अलग अलग होते हैं, मम्मी सेम होती है, वो यूट्रन ब्लड होते हैं। 2 क्लॉज डी। फाइन। नेक्स्ट है स्पिंडा की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिंडा की डेफिनेशन में हम दो चीजें हैं, एक तो पापा की तरफ से स्पिंडा क्या होते हैं? एक ही फैमिली के मेंबर। हम पिंड से हमने स्पिंडा वर्ड लिया है, ठीक है, मान लीजिए ये पी है, ठीक है। तो पापा की तरफ से हमने 5 जनरेशन देखनी है और मम्मी की तरफ से हमने 3 जनरेशन देखनी है। और इसमें से जो पहली जनरेशन है ये खुद है, ठीक है। अब पापा की तरफ से मान लो पी का फादर हो गया, पी का फिर फादर का फादर हो गया, फिर फादर का फादर हो गया और फिर फादर का फादर हो गया, ठीक है। तो इस जो भी इनकी ब्रांचेस हैं इसमें से ये मैरिज नहीं कर सकता, ये स्पिंडास होते हैं। और मदर की तरफ से पहला ये खुद, इसकी ब्रांचेस और इसकी, ठीक है, ये यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी ब्रांचेस में से ये मैरिज नहीं कर सकते। मदर की तरफ से हमने 3 जनरेशंस काउंट करनी है, फादर की तरफ से हमने 5 जनरेशंस काउंट करनी है। और 5 जनरेशंस में हमने जिससे काउंट करना शुरू कर रहे हैं वो इंक्लूड हो रहा है। इसमें से इसके मान लो कोई भी बच्चा मतलब उसके साथ ये मैरिज नहीं कर सकता, इनके कोई भी अगर बच्चे हैं उनकी ब्रांचेस हैं उनके साथ मैरिज नहीं कर सकते। तो ये 5 जनरेशन तक हमने देखना और मदर की तरफ से 3 जनरेशन देखना है, ये स्पिंडा रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज अ 3rd जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर, ठीक है। असेंट ये हो गया इंक्लूसिव, और असेंट मैंने ऊपर की तरफ आपने जाना है, असेंट मैंने ऊपर की तरफ, थ्रू मदर तो हमने 3 वो देखनी है, 3 जनरेशंस, ठीक है। और and 5th inclusive in the line of ascent through father, the line being traced upwards and each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। तो जिस पर्सन से हमने काउंट करना है वो फर्स्ट जनरेशन काउंट होगी। तो हम ये मैं आपको सीधा सीधा पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ। अब 2 पर्सन को स्पिंडा कब कहेंगे? अब मान लीजिए इसका कोई भी असेंडेंट है, मान इसका ये तो पी हो गया, इसका मान लीजिए दूसरी वाइफ भी थी और उससे इसकी एक बेटी है, PFD। तो ये चीज भी क्या हो गई, यहाँ पे ये स्पिंडास हैं, चाहे ये फुल ब्लड नहीं है, वैसे तो हाफ ये प्रोहिबिटेड डिग्री में भी आएंगे, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। चाहे भी मतलब कि इनके आगे कोई भी इनकी ब्रांचेस हैं, इनके बच्चे हैं, 5 जनरेशन तक के बच्चों में आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। 2 क्लॉज डी क्या है? डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पे हम मैरिज कर ही नहीं सकते, तो ये वैसे प्रोहिबिटेड डिग्री में भी आता है, वैसे स्पिंडास तो हैं ही हैं, प्रोहिबिटेड भी हैं। कुछ रिश्ते इतने क्लोज होते हैं कि हम उनमें मैरिज सोच ही नहीं सकते, हिंदूज में नहीं सोच सकते, तो हम वो कुछ ऐसे रिलेशंस इन्होंने बताए हुए हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती। पहली है इफ वन इज द लीनियन असेंडेंट ऑफ अदर। अगर कोई भी हमारा लीनियन असेंडेंट है तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती। और एक पर्सन जो कि वाइफ या हस्बैंड है, चाहे हमारे असेंडेंट का चाहे डिसेंडेंट का, तो वो मैरिजेस नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे अभी मैंने पी की ही एग्जांपल ली, तो यहाँ पे हम पी के फादर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम पी के सन की बात कर रहे हैं। पी के फादर ने मतलब पी की मदर से तो पी मैरिज कर ही नहीं सकता क्योंकि असेंडेंट की कैटेगरी में आ गया।
ठीक है। लेकिन पी के फादर ने सेकंड मैरिज की थी और ये पी के फादर की सेकंड वाइफ है, तो ये वाइफ ऑफ पीज असेंडेंट हो गई ना, पी के असेंडेंट की वाइफ हो गई, तो यहाँ पे पी मैरिज नहीं कर सकता। और ऐसे ही पी का डिसेंडेंट है उसका बेटा, और पी अपने बेटे की वाइफ के साथ मैरिज नहीं कर सकता। फाइन। और यहाँ पे दोनों चीजें कवर हुई हैं, वाइफ भी और हस्बैंड भी। मैंने हस्बैंड की एग्जांपल्स दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वाइफ के हस्बैंड के साथ मैरिज नहीं कर सकते। ऐसे पी को मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये फीमेल है, तो अब ये अपनी डॉटर के हस्बैंड के साथ भी मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर और फादर्स और मदर्स ब्रदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये भाभी है। ठीक है, कोई अपनी भाभी के साथ नहीं मैरिज कर सकता। फादर और मदर्स ब्रदर, ठीक है। और बुआ के साथ नहीं मैरिज हो सकती, मासी के साथ नहीं मैरिज हो सकती। ठीक है, ऐसे ग्रैंड में भी ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स ब्रदर और वगैरह ऐसे मैरिज नहीं हो सकती। और अगर दो बंदे ब्रदर और सिस्टर हैं, चाहे वो हाफ ब्लड हैं, चाहे फुल ब्लड हैं या यूट्रन ब्लड हैं, अगर दो पर्सन्स एज ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उनमें मैरिज नहीं हो सकती। चाचा भतीजा में नहीं मैरिज हो, भतीजी में नहीं मैरिज हो सकती। ठीक है, आंट एंड नेफ्यू में नहीं मैरिज हो सकती, बुआ भतीजे में नहीं मैरिज हो सकती, या फिर मौसी और उसके भांजे में नहीं मैरिज हो सकती, या दो बहन भाइयों के बच्चों में आपस में मैरिजेस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप वही है कि चाहे हाफ ब्लड से है, चाहे यूट्रन ब्लड से है, चाहे फुल ब्लड से है, चाहे लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, चाहे इनलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, चाहे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, चाहे अडॉप्शन के थ्रू रिलेशनशिप्स हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। फाइन, तो हमने डेफिनेशंस कर ली हैं। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। हमने पहले जैसे हमने कोई एक्ट पढ़ा था उसमें कहा था कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कुछ भी दिया हुआ है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब उनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी कस्टम, कोई भी यूसेस वगैरह चल रहा था, इस एक्ट के आने के बाद वो चीज इफेक्ट में नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे पहले, इसके पहले बाइगेमी चल रही थी, इंडिया में बाइगेमी अलाउड थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद बाइगेमी बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो गई है। सेकंड मैरिज का स्टेटस बिल्कुल और बिल्कुल वॉइड हो गया है। और दूसरी चीज क्या है कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई ऐसा लॉ फोर्स में था जो कि इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट था, तो फिर वो सीज हो जाएगा। जो भी चीज इस एक्ट के अगेंस्ट चल रही थी वो सब सीज हो जाएगी, जैसे मैंने बाइगेमी की एग्जांपल दी। अब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशंस क्या है। ठीक है, कौन कौन से पर्सन्स में मैरिज हो सकती है। तो हिंदू मैरिज में भी सोलमेनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। पहली चीज तो यहाँ पे दोनों पार्टीज हिंदूज होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, अब इसमें पहली चीज क्या है, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जिस टाइम पे मैरिज हो रही है उस टाइम पे उस पर्सन का स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब इन एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। चाहे तो उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है तो वो स्पाउस ही नहीं रहेगा ना, या फिर वो उसकी डेथ हो चुकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विडो या विडोर मैरिज नहीं कर सकते, मतलब कि वो हो सकता है, सेकंड मैरिज अलाउड है, लेकिन जब तक वो स्पाउस है, आपका मैरिटल स्टेटस एग्जिस्ट कर रहा है, टिल दैट टाइम आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, ये मेंटल कैपेसिटी पे बात है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी इज, वो कैपेबल होनी चाहिए। अगर हम दो पर्सन्स की मैरिज कर रहे हैं तो उसमें पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए ना मैरिज को समझने के लिए, कंसेंट देने के लिए।
अगर कोई भी पार्टी मैरिज हमने करवा दी, अगर वो पार्टी इनकेपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, तो वहां पे मैरिज का स्टेटस क्या होगा, हम सेक्शन 12 में पढ़ेंगे भी भाई, वो वॉइडेबल मैरिजेस में हो जाएगी। ठीक है, नीदर पार्टी इनकेपेबल होनी चाहिए, कोई भी पार्टी इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी सही होनी चाहिए। या फिर अगर वो कैपेबल तो है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन उसको इतने ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर है, वो ऐसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है कि वो मैरिज के लिए अनफिट है। मतलब वैसे वो समझता सब कुछ है पर्सन, चाहे मेरी मैरिज हो रही है चाहे कुछ भी है, इसलिए वो कंसेंट भी दे रहा है, लेकिन वो मैरिज के लिए अनफिट है, या फिर वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट है, या फिर उसको इंसैनिटी के, क्योंकि वो अगर उसको इंसैनिटी के जिस टाइम पे अटैक नहीं आया हुआ उस टाइम पे वो फिट एंड फाइन है, तो वो वहां पे तो वैलिड कंसेंट दे देगा। लेकिन उसको इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, रिकरेंट अटैक्स आते हैं, तो वहां पे भी मैरिज का स्टेटस सही नहीं कंसीडर किया जाएगा। वो हम सेक्शन 12 में पढ़ेंगे कि वो वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आ जाए। और दूसरी क्या है चीज की, जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स, और ब्राइड की एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये तीसरी कंडीशन है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चों की एज छोटी है, फिर मैरिज का स्टेटस क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वैसे आगे हम इन डिटेल करेंगे, यहाँ पे मैरिज का स्टेटस वैलिड रहता है, लेकिन क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर ये चीज पनिशेबल है, तो इसकी पनिशमेंट है। जो बंदे मैरिज करवा रहे हैं या जो बंदे मैरिज में एज अ विटनेस आए हैं, उन सबको पनिशमेंट है। और नेक्स्ट है फोर्थ, हमने वैसे स्पिंडा रिलेशनशिप्स पहले पढ़े थे, प्रोहिबिटेड बाद में पढ़े थे। यहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की पहले बात हो रही है, स्पिंडास की बाद में बात हो रही है कि पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लेकिन इसकी इन्होंने एक्सेप्शन की दी हुई है कि भाई अगर उनका कस्टम और यूसेज उनको अलो कर रहा है कि भाई वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर सकते हैं, तो देन दैट मैरिज विल बी वैलिड, अदरवाइज वॉइड है। और अगर स्पिंडा रिलेशनशिप्स हैं, पार्टी स्पिंडा रिलेशनशिप में भी नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टम और यूजर्स अलाउ कर रहा है देन मैरिज विल बी वैलिड, अदरवाइज वो वॉइड है। हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 6 ओमिट कर दिया गया है, वही है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंडर। और नेक्स्ट है सेरेमनीज ऑफ मैरिज। सेक्शन 7 क्या डील कर रहा है, सेरेमनीज ऑफ मैरिज। A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. तो मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक सिख और एक प्रॉपर हिंदू फैमिली में मैरिज कमिट हो रही है, तो दोनों के आप देखोगे उनके कस्टम्स तो डिफरेंट है ना। एक के यहाँ पे लावा फेरे होते हैं, एक के अग्नि के सामने फेरे होते हैं, तो अब किसके कस्टम्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम चाहे किसी भी एक पार्टी के कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से किसी एक के कस्टम्स जरूर फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ईदर पार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया है कि अगर कहीं पे किसी कस्टम्स में ये मेंशन्ड है कि वहां पे सप्तपदी होनी चाहिए, मतलब कि 7 स्टेप्स लेने जरूरी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर सेक्शन 7 सप्तपदी लेना जरूरी है, तो नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कस्टम में सप्तपदी लेना जरूरी है, तो वहां पे जैसे ही आप 7th स्टेप कंप्लीट करते हो, एट दैट टाइम सप्तपदी मैरिज इज कंप्लीट। बट सप्तपदी अंडर सेक्शन 7 एज कंपल्सरी कस्टम या रिचुअल नहीं मेंशन्ड है। फाइन। और सेक्शन 8 क्या बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि हिंदू मैरिज एक्ट को हमने कोई पर्टिकुलरली मतलब वो
मेंशन कर सकती है कि भैया आपने रजिस्टर करवाना है और कैसी कैसी कंडीशंस में आप रजिस्टर करवा सकते हो, और कौन, अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशंस को आपने कंप्लाई विद करना जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट ये भी फिक्स कर सकते हैं अगर उसको जरूरी लग रहा है तो, कि भाई आपने पर्टिकुलर कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स तो अपने देने ही देने हैं, और ये कंपल्सरी होंगे। अगर आप दे रहे हो तो ये पर्टिकुलर देने आपके लिए कंपल्सरी होंगे। और किसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर केसेस के लिए भी वो कह सकते हैं भी यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर हमें वो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई पर्सन इन रूल्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो उस चीज की पनिशमेंट है वो कितनी हो सकती है, 25 रुपीज तक की। और इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे इन रूल्स को मेंशन करेगी, और जैसे ही वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देगी स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो भाई रूल बन जाएंगे। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हर रीजनेबल टाइम पे, ऑल रीजनेबल टाइम पे ओपन होगा कि भाई वहां पे हम उसको इंस्पेक्शन कर सके, मतलब पार्टीज जाके अपने पर्टिकुलर्स वगैरह चेक कर सकें। और अगर कल को उसके बेसिस पे कोई मतलब पार्टीज में भी मान लीजिए कोई कंफ्लिक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो जो अगर रजिस्ट्रेशन हुई है वो पर्टिकुलर प्रॉपर एविडेंस होगा, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट पार्टीज ने दी है, ठीक है। और रीजनेबल टाइम पे ओपन होगा तो आपको प्रिस्क्राइब फी पे करनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन में आप कोई ओमिशन कर देते हो कोई एंट्री वगैरह करने पे, तो आपकी मैरिज की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सेक्शन 5 में, सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हमने सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। थैंक यू।